स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा पर। आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड साइंस के क्लास 10th के सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण के पाठ्येतर प्रश्न अर्थात पाठ के अंदर के प्रश्न। पेज नंबर 20 पहला प्रश्न है। आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं। इनमें से एक परख नली में आश्वित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय जल अर्थात अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अतः जिस परख नली में लाल लिटमस पत्र डालने पर वह नीला हो जाए वह उस परख नली में उपस्थित पदार्थ क्षार है तथा शेष 2 परख नलियों में रखे गए पदार्थ में एक में आश्वित जल तथा दूसरे में अम्ल है। जो लिटमस पत्र होता है वह एक सूचक होता है जो अम्ल और क्षार की पहचान करता है। तो यहाँ पर हमको लाल लिटमस पत्र दिया था, अतः हमने लाल लिटमस पत्र को परख नलियों में डाला। यदि एक परख नली में डाला और लिटमस पत्र के कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसमें अम्ल हो सकता है या आश्वित जल हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरी में टेस्ट करा, कोई चेंज नहीं हुआ तो उसमें भी अम्ल या आश्वित जल हो सकता है। पर हमने एक परख नली में डाला और उसमें लाल से वो नीले रंग का हो गया तो हमें समझ लेना चाहिए कि उस परख नली में क्षार है। अतः किसी एक लिटमस पत्र के होने से भी हम पहचान कर सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। पेज नंबर 24 फर्स्ट क्वेश्चन। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके धातु लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। Cu अर्थात कॉपर ये एक धातु है। जब इसकी H2SO4 अर्थात अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो CuSO4 और बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। CuSO4 एक धातु लवण है। उपरोक्त क्रिया के कारण खाद्य पदार्थों के गुण बदल जाते हैं तथा वह विषाक्त हो जाते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। आपको याद होगा आपकी दादी, नानी, मम्मी वगैरह इस प्रकार से करने को मना करती हैं। वो बोलती हैं वो बर्तन तांबे का है, उसमें खट्टे पदार्थ मत रखो। या फिर आपने देखा होगा कि जो पीतल और तांबे के बर्तन हैं उन्हें हम खट्टे पदार्थों नींबू, इमली आदि से साफ़ करते हैं क्योंकि वो एक प्रकार का धातु लवण बनाते हैं जिससे वो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन यदि लंबे समय तक हम उनमें कोई खाद्य पदार्थ रखते हैं और फिर उनका हम सेवन करते हैं तो वो विषाक्त हो जाते हैं। इसीलिए हमको दही या खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जाँच आप कैसे करेंगे। उत्तर। एक परख नली में लगभग 5 ml तनु H2SO4 अम्ल लेंगे। परख नली में दानेदार जिंक के टुकड़े डालेंगे। जिंक की सतह पर बुलबुले दिखाई देते हैं तथा जब परख नली को हिलाते हैं तो ये बुलबुले हमको स्पष्ट रूप से बने हुए दिखाई देते हैं। गैस की जांच। बुलबुलों के रूप में उत्सर्जित गैस को साबुन की विलयन में प्रवाहित करते हैं। साबुन की विलयन में उत्सर्जित गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। गैस के परीक्षण के लिए बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं। बुलबुले फट फट की आवाज़ के साथ जलते हैं। हाइड्रोजन गैस ही फट फट की आवाज़ के साथ जलती है। अतः उपरोक्त परीक्षण से स्पष्ट है कि धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। अब इस प्रयोग में हमने कौन सी धातु ली है। जिंक धातु ली है। जिंक धातु और H2SO4 अम्ल लिया है। इनकी आपस में क्रिया हुई तो धातु लवण बना ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। इस मुक्त हाइड्रोजन गैस को हमने साबुन के विलयन में डाला जिसके कारण जो साबुन के विलयन में बुलबुले जो बने वो हाइड्रोजन गैस युक्त बने थे और जब उनके पास जलती हुई मोमबत्ती को लाया गया तो उनमें विस्फोट हुआ। इस प्रश्न में इस प्रकार से सेटअप हम सेट करेंगे जिसमें एक स्टैंड है। स्टैंड में एक परख नली लगाई गई जिसमें जिंक धातु है और परख नली में हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है तथा एक प्रवाह नली जोड़ी गई है जो कि एक कंटेनर से जुड़ी हुई है जिसमें कि साबुन का विलयन लिया गया है।
जब जिंक धातु और अम्ल क्रिया करते हैं तो उसके कारण हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये मुक्त हाइड्रोजन गैस प्रवाह नली के द्वारा साबुन के विलयन में आती है और बुलबुले बन जाते हैं। जब इन बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो ये हाइड्रोजन युक्त बुलबुले जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में आते हैं तो ये फटफट की गैस के साथ फटफट की आवाज़ के साथ ये जलने लगते हैं। ये हाइड्रोजन गैस का गुण होता है। जब यह आग के संपर्क में आती है तो आवाज़ के साथ फटने लगती है, जलने लगती है। मिलकर बना होता है हाइड्रोजन आयन पानी से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है H प्लस H2O H3O प्लस। ये हाइड्रोनियम आयन है, परंतु ग्लूकोज एवं अल्कोहल जल में घुलकर हाइड्रोजन नहीं देते हैं। अतः HCl व HNO3 जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं तथा अल्कोहल व ग्लूकोज अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? उत्तर, अम्ल एक धन आयन व एक ऋण आयन से मिलकर बना होता है। HCl एक्वस जब इसको तोड़ा जाता है तो H प्लस और Cl नेगेटिव आयन में ये टूट जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया में जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है। जो ये अभिक्रिया है इसके दौरान अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करता है। ये H प्लस आयन ही विद्युत का चालन करता है। अतः अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? अम्ल केवल जलीय अवस्था में ही H प्लस आयन देता है तथा लिटमस पत्र का रंग H प्लस आयन के कारण ही बदलता है। शुष्क HCl गैस में H प्लस आयन उत्पन्न नहीं होते तथा लिटमस पत्र भी शुष्क है, इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। अम्ल की जो प्रकृति होती है वह जलीय अवस्था में ही शो होती है, इसलिए यदि जलीय अवस्था में नहीं है अम्ल, शुष्क अवस्था में है, तो वो लिटमस पत्र को परिवर्तित नहीं करेगा। 4th क्वेश्चन, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाएं, न कि जल को अम्ल में? उत्तर, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मक्षेपी है। यदि अम्ल में जल को मिलाते हैं तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण मिश्रण के पात्र से बाहर आ सकता है। मतलब यदि अम्ल में जल को मिलाते हैं तो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसके कारण मिश्रण बाहर आ सकता है तथा अत्यधिक ऊष्मा के कारण तापमान बढ़ सकता है तथा कांच का पात्र टूट भी सकता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। इसलिए अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए तथा अम्ल को जल में मिलाते समय पात्र को हिलाते रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? अम्ल को तनुकृत करने के लिए जल में मिलाते हैं, जिससे हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिससे अम्ल की सांद्रता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक की क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? अधिक की क्षारक मतलब अधिक क्षारक मिलाते हैं। जब NaOH विलयन में अधिक की क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में वृद्धि हो जाती है तथा OH आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। पेज नंबर 31, प्रश्न क्रमांक 1, आपके पास 2 विलयन A एवं B हैं। विलयन A के pH का मान 6 है एवं विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय तथा कौन सा विलयन क्षारीय है? उत्तर, विलयन A में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी तथा इसका pH मान 7 से कम है, अतः विलयन A अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होती है। विलयन B का pH मान 7 से अधिक है, अतः इसमें H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी, क्योंकि क्षारक में OH आयन अधिक होते हैं व H प्लस आयन कम होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, H प्लस एक्वस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H प्लस आयन विलयन की अम्लता एवं क्षारकता को प्रभावित करते हैं।
H प्लस आयन अधिक होंगे तो विलयन अम्लीय होगा तथा यदि H प्लस आयन कम होंगे तो विलयन क्षारीय होगा। क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? यदि हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? उत्तर क्रमांक 3, हाँ क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, परंतु H प्लस आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता से कम होती है, इसलिए H प्लस आयन की उपस्थिति होने पर भी विलयन क्षारकीय होता है। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 का उपयोग करेगा? उत्तर, यदि खेत की मृदा अम्लीय है तथा फसल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है तो अम्लीयता को उदासीन करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का होल ट्वाइस या चॉक CaCO3 का उपयोग करेगा क्योंकि ये तीनों क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। पेज नंबर 36, प्रश्न नंबर 1, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 2, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस CaOCl2 प्लस H2O। यहाँ पर CaOCl2 विरंजक चूर्ण अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। प्रश्न क्रमांक 3, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट व पानी बनता है, वह CO2 गैस मुक्त होती है। 2NaHCO3 अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको ऊष्मा दी तो Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट बना, पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई। प्लास्टर ऑफ पेरिस की नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × ½ H2O प्लस ½ H2O के साथ इसकी अभिक्रिया कराई तो CaSO4 × 2H2O अर्थात जिप्सम प्राप्त हुआ। CaSO4 × ½ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसकी 1½ अणु H2O के साथ अभिक्रिया कराई तो हमको जिप्सम अर्थात CaSO4 × 2H2O प्राप्त हुआ।